आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? प्रीवियस लेक्चर में कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन और उसके सारे स्टेप्स और उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में फिनिश हो गया था। फिर नेक्स्ट था रीइंफोर्समेंट। ओके, कंक्रीट वाला पार्ट फिनिश हो गया। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब अगर आपकी जो कंक्रीट है वो तो क्या करेगी, कंप्रेसिव लोड है वो सारी कंक्रीट ले लेगी। ओके, बट अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपका किसी भी लोड के कारण उसके ऊपर टेंशन जनरेट हो गई तो आपकी कंक्रीट तो फेल हो जाएगी। ओके, तो इस कंक्रीट को फेल होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम रीइंफोर्समेंट करते हैं। ओके, रीइंफोर्समेंट आप किसी का भी कर सकते हो जो टेंशन में अच्छा हो। ओके, टेंशन में कोई भी चीज़ हो, जरूरी नहीं है कि स्टील की बार ही हो, कैसी भी बार हो, जो टेंशन ले सके उसको हम रीइंफोर्समेंट में प्रोवाइड करते हैं। ओके देखो, फर्स्ट पॉइंट, एनी मटेरियल दैट कैन बी टेक टेंशन में बी यूज्ड एज रीइंफोर्समेंट। कोई भी मटेरियल हो, बस वो टेंशन लेने के लिए कैपेबल हो, उसको हम रीइंफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी? स्टील हो गया, ओके, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लास्टिक फाइबर हो गया, या फिर बम्बू हो गया। ओके, बम्बू मतलब वुडन, एक तरीके की जो सर्कुलर वुडन आती है। ओके, पाइप्स आते हैं ऐसे वुडन के, वो वाले होते हैं बम्बू। समझते हो ना आपने? बीटे जब इंजीनियरिंग किया होगा, जब सेमेस्टर चल रहे थे तो आया होगा बम्बू कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, वहाँ पर अच्छे तरीके से समझे होंगे। ओके, ये सारे मटेरियल ऐसे हैं जो आपके रीइंफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हम हमेशा क्या करते हैं, स्टील को प्रोवाइड करते हैं रीइंफोर्समेंट में। ऐसा क्यों? ऐसा मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जब स्टार्ट किया था चैप्टर, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से वहाँ पर बताया था। ओके, आप या तो आप वहाँ पर जा करके थोड़ा रिवीजन करो, जो भी चैप्टर चले थे वहाँ पर जो टॉपिक फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया होगा आई थिंक मैंने, बट यहाँ पर कुछ वापस से कुछ रिवाइज करवा देता हूँ, कुछ रीजन। पहली बात तो है इकोनॉमिकल देन अदर मेटल्स। जो भी और मेटल है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे मटेरियल से इकोनॉमिकल होता है स्टील, इसलिए हम एक तो स्टील प्रोवाइड करते हैं। दूसरी, हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ। इसकी जो टेंजाइल स्ट्रेंथ रहती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको रीइंफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, करते ही हैं, कर सकते हैं क्या है। एंड थर्ड एंड लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज कंपेरेबल टू कंक्रीट। जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है स्टील का, ओके, और कंक्रीट का, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम, एग्जैक्ट सेम तो नहीं रहते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली लेस और मोर सेम रहते हैं। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट ऑफ सॉरी, इसलिए क्या करते हैं हम स्टील को रीइंफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि अगर आपकी जो कंक्रीट है उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सटेंशन होगा, तो जितनी रेट से, जिस रेट से आपके कंक्रीट में कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन हो, उतनी ही रेट से आपका स्टील में भी कॉन्ट्रैक्शन और टेंशन जनरेट होनी चाहिए। ओके, जिससे क्या होगा कि आपके जो कंक्रीट और जो बार है उसके बीच में जो मटेरियल की बॉन्डिंग है, ओके, जैसे ये बार है कंक्रीट में रीइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखा है, तो इस मटेरियल की और इस स्टील की जो बॉन्डिंग है बीच में वो ओके, जिससे आपकी क्या हो, जो बॉन्डिंग है मटेरियल के जो कंक्रीट एंड रीइंफोर्समेंट के बीच में, वो बॉन्डिंग टूटे नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को ध्यान में रख के इसको प्रोवाइड करते हैं उसमें। नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 का। ओके, रीइंफोर्समेंट का ही सब पार्ट है, साइज ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखो, इसकी जो साइज़ है वो आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। डाया ऑफ द बार, मतलब अलग अलग डाया है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक बार देखना सबको एक बार आप। ओके, जो 6 डाया की बार है उसका एग्जैक्ट एरिया, एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसका जो एग्जैक्ट एरिया आएगा वो तो आएगा 28.27, बट हम क्या करते हैं, अप्रोक्स एरिया लेते हैं फॉर कैलकुलेशन। ओके, तो इसके लिए हम 30 को प्रीफर करेंगे। अगर आपकी डाया 8 mm है
तो एग्जैक्ट तो आएगा उसका 50.26, बट हम प्रीफर क्या करेंगे 50, क्योंकि इससे क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। ओके 10 78.53 लेते हम कितना है 75, देन 12 mm डाया 113.09 एग्जैक्ट एरिया आएगा, बट हम कितना प्रीफर करते हैं 110। 16 के लिए 200 प्रीफर करते हैं, 20 के लिए 314 प्रीफर करते हैं। ओके जिस पे ये टिक लगा रखा है वो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर वो पूछते हैं। ओके 25 देखना आप सबको, ओके बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। 25 के लिए प्रीफर हम कितना करते हैं 490 या फिर 500। ओके एंड देन लास्ट 32 एंड 36 के लिए 800 फॉर 32 एंड 1000 फॉर 36। ओके ये 50 वाला भी ध्यान रखना, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। अगर 50 डाया है आपकी, ओके डाया 5, अगर बाहर की डाया 50 है तो उसकी जो एग्जैक्ट एरिया आएगा उसका वो कितना आएगा 1963.4, बट इसकी जो कैलकुलेशन के लिए जो वैल्यू लेंगे हम अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्स एरिया कितना लेंगे 2000। ओके देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। तो प्रोवाइड 20 mm, आप क्या करना है 20 mm डाया की बार एंड 12 mm डाया की बार आपको प्रोवाइड करनी है। एरिया आपका दे रखा है इतना 1285 mm स्क्वायर। ओके ये आपको एरिया दे रखा है, इस एरिया में आपको 20 mm की एंड 12 mm की कितनी, इस एरिया को वो कम्प्लीटली कवर कर ले। कम्प्लीटली मतलब अप्रोक्स, कम्प्लीटली तो कवर नहीं होगा, अप्रोक्स कवर कर ले। ऐसी बार आप बताओ 20 mm की कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड 12 mm की कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसमें दो केस बनते हैं। ओके ये आपको एनालिसिस से और प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसी कोई इसका कैलकुलेशन नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है। ओके जैसे जैसे आप इस टेबल को जितना अच्छे तरीके से एनालाइज कर लोगे ना उतना ही जल्दी आप इसको समझ पाओगे। ओके इसको मैं समझा भी नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें समझाने की चीज़ कुछ है भी नहीं। ठीक है देखो आप 20 mm डाया की अगर 4 बार और 12 mm डाया की अगर 1 बार प्रोवाइड कर दोगे तो आपका ये 1285 mm का जो एरिया है वो कवर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 20 mm डाया की 3 बार प्रोवाइड कर दो एंड 12 mm डाया की 4 बार प्रोवाइड कर दोगे तो भी आपका ये एरिया कवर हो जाएगा। ओके ये आप खुद की एनालिसिस से ही फटाफट निकाल सकते हो, उसकी कोई डेरिवेशन कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके कोई पीछे का लॉजिक नहीं है इसकी वजह का। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, ये कह रहा है कि आप कैलकुलेट डाया ऑफ द बार इफ़ ओनली 3 बार आर अलाउ। ये कह रहा है कि आप बार की डाया बताओ कितनी होगी। ओके मैक्सिमम आप 3 बार प्रोवाइड कर सकते हो। ओके 3 बार प्रोवाइड कर सकते हो और एरिया आपके पास कितना है, इतना है 1450 mm स्क्वायर। इस एरिया में आप बार बताओ कि कितनी mm डाया की बार होगी। ओके और मैक्सिमम बार कितनी प्रोवाइड कर सकते हो आप 3। ओके तो सबसे पहले क्या करो इसको थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए थोड़ा सा ओके क्या करो, आपका जो एरिया दे रखा है उसको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको मैक्सिमम कितनी बार प्रोवाइड करनी है 3 बार प्रोवाइड करनी है। ओके तो एरिया आपका कितना आ गया, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 483.33 mm स्क्वायर। ओके अब आप उस टेबल में देखोगे तो इसके अप्रोक्स जो एरिया दे रखा है उस एरिया को देखो कितना है। देखो ये अप्रोक्स एरिया दे रखा है ना, इसका मतलब आपको 25 mm की 3 बार प्रोवाइड कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो लगेगा 3 बार प्रोवाइड करनी है आपको 25 mm डाया की। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 28 mm डाया की 2 बार प्रोवाइड कर दो एंड 20 mm डाया की 28 mm डाया की तो 2 बार प्रोवाइड कर दो और 20 mm डाया की 1 बार प्रोवाइड कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है ये आप खुद के एनालिसिस से किसी भी तरीके से पता कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्रेड ऑफ स्टील। ओके नेक्स्ट है ग्रेड ऑफ स्टील। देखो Fe205 जैसे मैंने आपको बताया था M20 M25, इसमें जो ये 20 होता है ये 25 होता है, M100 ये 100 होता है, ये सब क्या होते हैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है ऑफ दैट कॉन्क्रीट। ओके ये क्या होती है ग्रेड होती है और ये क्या होती है उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहती है उस मिक्स की। ओके जो मिक्स आपका कॉन्क्रीट का जो मिक्स है उस मिक्स की जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहेगी वो 20 25 100 ये रहेगी। और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है ये मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, उस डेफिनेशन से आप पता लगा सकते हो। ओके ऐसे ही जैसे कंक्रीट के लिए MM M20 M25 चलते हैं, ऐसे ही यहाँ पर स्टील के लिए ये इस तरीके से चलेंगे Fe250 Fe415 Fe500। ओके स्टील के लिए FE चलते हैं और
कंक्रीट के लिए एम चलेंगे। ओके, M20 M35 इस तरीके से। अब उसमें तो M20 तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहती थी, यहाँ पर ये जो FE के आगे जो आएगा F25 सॉरी F250 F415 F500 ये सारे क्या होंगे, ये होंगे आपके यील्ड स्ट्रेस। ओके, ये थोड़ा अगेन थोड़ा ध्यान रखना इसका, क्या रहेंगे, यील्ड स्ट्रेस रहेंगे। ओके, एंड देखो आपकी जो FE250 है, ये जो इसकी जो ग्रेड रहेगी, मतलब ठीक है, ये जो इसकी ग्रेड रहेगी ये किसकी रहेगी, माइल्ड स्टील की। FE250 किसकी ग्रेड रहती है, माइल्ड स्टील की। ऐसे ही FE415 एंड FE500 किसकी ग्रेड रहेगी, HYST की। HYST मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ओके, HYST की फुल फॉर्म यही है। और ये रिसेंट डेवलपमेंट है अलग से FE500D, FE550, FE600। ये जो D है इसका मतलब है डक्टिलिटी। ओके, अब टाइप ऑफ स्टील्स देख लो आप अलग अलग, थोड़ा सा नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट चल रही है इसलिए नॉर्मल चीज़ें चल रही है अभी, तो ये समझ आ जाएगी। टाइप ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील के लिए देखो आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख लो। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस तरीके से बनता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल याद करो, मैंने बताया था आपको। ये फेल कहाँ पर हो जाएगा, जाकर के 0.2% पर जाकर ये फेल हो जाएगा स्ट्रेन में। ओके, ये जो इसकी रहती है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहती है, अपर यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, एंड लोअर यील्ड स्ट्रेंथ। दो चीज़ डेवलप होती हैं, पर ये दो चीज़ डेवलप कब होगी, जब आप इसमें फास्ट लोडिंग लगाओगे। अगर आपका कोई टेस्टिंग बार है, माइल्ड स्टील को टेस्ट कर रहे हो आप, उसमें टेंशन अप्लाई कर रहे हो, अगर इसमें आप फास्ट लोडिंग लगाओगे तो आपके यहाँ पर अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट दो आएंगे। बट अगर आप इसमें स्लो लोडिंग लगाओगे, ओके, स्लोली लोडिंग लगाओगे, तो यहाँ पर एक ही यील्ड पॉइंट मिलेगा, वो है यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, ग्राफ ये मैंने अच्छे तरीके से आपको नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में स्ट्रेस स्ट्रेन करो बताया था माइल्ड स्टील का, जब अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पर बता दिया था। ओके, ये तो हो गया माइल्ड स्टील के लिए। ओके, और दूसरी बार कौन सी होती है, HYSD बार, या फिर CTD बार, या फिर TOR बार। देखो HYSD की फुल फॉर्म होती है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। CTD की फुल फॉर्म होती है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। ये TOR की कोई फुल फॉर्म नहीं है, TOR एक कंपनी का नेम है। जैसे आपने देखा होगा ऑटोकेड एक कंपनी का नेम था, जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो 3D में आप डायग्राम बनाओगे उसमें सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिस कंपनी में, उस कंपनी का था ऑटोकेड नाम। ओके, उस पर डिपेंडेंट ही वहाँ पर वो ऑटोकेड चलता आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये TOR भी नेम ऑफ द कंपनी, फर्स्ट कंपनी हु मेड स्टील। ये जो टोर कंपनी है उसने सबसे पहले स्टील का फॉर्मेशन किया था, इसलिए टोर के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, देन ये ग्राफ देख लो, यहाँ पर ये माइल्ड स्टील का ग्राफ तो ये दे रखा है यहाँ पर, ये ठीक है, ये माइल्ड स्टील का ग्राफ है। HYST का ग्राफ ये इस तरीके से, इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा आएगी विद रेस्पेक्ट टू दिस माइल्ड स्टील। ओके, और इसमें जो ये स्ट्रेन होगा वो स्ट्रेन बिल्कुल ही नहीं होगा, आप इसमें स्ट्रेस लगाते जाओगे तो, लेकिन इसमें सॉरी पहले तो इसमें आप स्ट्रेन आपका थोड़ा स्ट्रेन पहले, इसका मतलब थोड़ा स्ट्रेन ज़्यादा रहेगा पहले ही। ओके, मतलब आगे से थोड़ा आएगा, ये यहाँ से नहीं आएगा, आगे से आकर के पहले स्ट्रेंथ। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपको कि इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा रहती है रिगार्ड्स दिस माइल्ड स्टील। ओके, अगर आप इसको जीरो से देखना चाहो, अगर यहाँ जीरो से देखना चाहो तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको यील्ड पॉइंट नहीं मिलेगा कि कौन सा आपका यील्ड स्ट्रेस होगा। ओके, कहाँ पर यील्ड स्ट्रेस होगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे आप प्रूफ स्ट्रेस का यूज़ करोगे। ओके, ये मैंने आपको स्ट्रेंथ, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैंने अच्छे तरीके से बताया था, क्योंकि वहाँ पर मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें बार बार नहीं बता सकते ना, रिवाइज नहीं करा सकते, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखना, इसलिए आप इसे समझना कि बार बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नाम ले रहे हैं, वो क्या है वहाँ पर अच्छे तरीके से समझा दी थी। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 0.002 पर एक लाइन लेकर के, जो इनिशियल लाइन रहेगी उसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ये जहाँ पर जाकर के मिलेगी वही हमारा क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस होगा। ये कब करेंगे हम, जब हमें नॉर्मली वहाँ पर यील्ड स्ट्रेस का पता नहीं लगे किसी ग्राफ में। ओके, इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, उनको पॉइंट्स को देख लो थोड़ा सा। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रेनिंग माइल्ड स्टील बियॉन्ड यील्ड प्लेट्यू बाय स्ट्रेचिंग। ओके, ये पढ़ लेना आप। अब वो प्रोसेस स्ट्रेनिंग यील्ड प्लेट्यू फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, HYSD स्टील इज लेस डक्टाइल देन माइल्ड स्टील। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो HYSD स्टील इज लेस डक्टाइल देन माइल्ड स्टील। उसकी जो डक्टिलिटी होगी HYSD स्टील की वो कम होगी माइल्ड स्टील के मुकाबले, बट जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी वो HYSD की ज़्यादा होगी रिगार्ड्स दिस माइल्ड स्टील।
ओके, समझ गए। अगर आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करो तो HYSD की अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी रिगार्ड्स दिस माइल्ड स्टील। बट अगर आप डक्टिलिटी की बात करो तो डक्टिलिटी HYSD की डक्टिलिटी कम होगी विद रेस्पेक्ट टू दिस माइल्ड स्टील। ओके, देन ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, इन द एब्सेंस ऑफ डिफाइनाइट यील्ड पॉइंट। अब अगर आपको यील्ड पॉइंट का पता नहीं लगे तो वहाँ पर आप क्या करोगे, 0.2% प्रूफ स्ट्रेस इज कंसिडर्ड एज यील्ड स्ट्रेस। आप क्या करो, 0.2% पर एक पॉइंट लोगे, उस पॉइंट को एक यहाँ पर जो इनिशियल लाइन रहेगी स्ट्रेस स्ट्रेन वाली उसके पैरेलल लाइन खींचोगे, ये जहाँ पर ग्राफ पर जाकर के मिलेगी वही आपका यील्ड स्ट्रेस होगा। कब, जब आपको पता नहीं लगे इनिशियली कि आपका जो यील्ड स्ट्रेस है वो कहाँ पर है। ओके, देन नेक्स्ट है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। ये थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार क्या होती है, नॉर्मल बार होती है, बट क्या करते हैं हम कोरोजन से इसको बचाने के लिए इसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, TMT बार। ओके, ऐसा चलता भी है, TMT बार वो वाला, ये थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। देखो, दीज बार्स आर produced by thermal and mechanical process simultaneously. This combination of process makes steel relatively more corrosion resistant. ओके, वो एक बार प्रोवाइड करने से क्या होता है कि ये जो कोरोजन से अच्छा रजिस्ट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज TMT बार आर रिलेटिवली मोर डक्टाइल देन HYSD बार। आपकी जो TMT बार रहेगी वो HYSD बार के मुकाबले ज़्यादा डक्टाइल रहेगी। ओके, डक्टिलिटी ज़्यादा रहेगी TMT बार की रिगार्ड्स HYSD बार। नेक्स्ट पॉइंट इज TMT बार हैव ऑल रिलेवेंट फीचर ऑफ HYSD बार। और TMT बार में सारे फीचर्स रहेंगे जो HYSD बार में रहेंगे। ओके, HYSD बार के सारे फीचर्स रहेंगे और HYSD बार के अलावा भी बहुत सारे फीचर्स रहेंगे TMT बार में, इसलिए TMT बार थोड़ी अच्छी होती है। अगर आप TMT बार का क्रॉस सेक्शन देखना चाहो तो देखो, उसका क्रॉस सेक्शन इस तरीके से होता है जो बीच में मिड में रहेगा वो सॉफ्ट लेयर रहेगी। ओके, ये किसके लिए देते हैं, डक्टिलिटी के लिए। देखो, सॉफ्ट लेयर फॉर डक्टिलिटी, डक्टिलिटी के लिए सॉफ्ट लेयर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ से जो उसकी थिकनेस रहेगी, इतना रीजन रहेगा, वो रीजन रहता है हार्ड रीजन फॉर स्ट्रेंथ, हार्ड लेयर फॉर स्ट्रेंथ। ओके, इनिशियली जो आपकी बीच का पोर्शन रहेगा वो रहेगा सॉफ्ट लेयर रहती है, वो किसके लिए रहती है, डक्टिलिटी के लिए। ओके, उसके बाद में यहाँ तक जो रीजन रहेगा वो रहता है हार्ड रीजन रहता है, किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए। एंड उसके बाद में एक अलग लेयर और चढ़ी हुई रहती है इसके ऊपर TMT बार में, वो जो लेयर होती है वो कोरोजिव रेजिस्टेंट लेयर, जिससे इसको क्या बोलते हैं, TMT बार। ओके, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। फाइनल नोट है एक, ये ध्यान रखना, एज कार्बन परसेंटेज इंक्रीजेज, अगर आप जो आपका स्टील है उसमें आप कार्बन परसेंटेज इंक्रीज कर दोगे, अगर आप कार्बन परसेंटेज इंक्रीज कर दोगे तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो उसकी इंक्रीज हो जाएगी बट डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से क्या पता लगी आपको कि अगर आपका कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो उसकी डक्टिलिटी कम होती जाएगी एंड उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ लेयर ऑफ लार्जर डायाबार इज लेस देन अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द लेसर डायाबार। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपकी जो अगर डाया ज़्यादा है, ज़्यादा डाया है जिस बार की, उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी वो तो कम होगी, देखो लेस देन। ओके, और जिसकी डाया छोटी है, जिस बार की डाया छोटी है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ओके, ध्यान रखना। एंड लास्ट पॉइंट इज कॉन्क्रीट विद गुड कंसिस्टेंसी एंड होमोजेनिटी प्रोवाइड बेटर वर्केबिलिटी। ओके, अगर आपकी जो कॉन्क्रीट है वो अच्छी कंसिस्टेंसी की है, होमोजीनियस है, तो उसकी वर्केबिलिटी थोड़ी अच्छी रहेगी। ओके, यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट फिनिश हो गई हमारी। ओके, इसका ओवरव्यू मैं आपको बता दूंगा। यूनिट नंबर फर्स्ट फिनिश हो गई, यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। ओके।